हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे हैं और पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू भी कर रहे हैं। मैं हूं प्रशांत माहेश्वरी और फन विद फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज वाले वीडियो में हम प्रतिरोधकता और प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे। साथ ही पॉइंट को जस्टिफाई करने के लिए हम दो न्यूमेरिकल भी करेंगे जो आपके बुक का ही पार्ट है। आपकी NCERT जो बुक है उसके एग्जाम्पल के अंदर ये न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रतिरोधकता, जिसे विशिष्ट प्रतिरोध भी कहा जाता है। प्रतिरोधकता को क्या कहते हैं बच्चों? विशिष्ट प्रतिरोध। प्रतिरोधकता ब्रैकेट में लिख देता हूं, विशिष्ट प्रतिरोध, कंफ्यूज मत होइएगा। इंग्लिश में इसे कहा जाता है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस को प्रतिरोध बोलते हैं। ठीक, प्रदर्शित करने का तरीका हमारे लिए रो है, ये ध्यान में रखिए। आपने लास्ट वीडियो अगर देखा है तो वहाँ पर हमने कुछ ऐसा डिस्कस किया था, क्या भाई, R इज इक्वल्स टू होता है रो L डिवाइड बाई A, यही होता है बच्चों, सभी को पता है। चलिए, अगर यहाँ से मैं प्रतिरोधकता की परिभाषा दूं तो कुछ 10th में हमने ऐसा पढ़ा था कि यदि किसी चालक तार की लंबाई कितनी हो, 1 मीटर हो, मतलब एकांक हो, और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना हो, 1 मीटर स्क्वायर हो, मतलब एकांक हो, तब उस चालक तार का जो प्रतिरोध होता है वही उसकी क्या होती है बच्चों? प्रतिरोधकता होती है। तभी ये दोनों क्या हो जाते हैं? एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। मान रख लो भाई, इसकी जगह भी इसकी जगह भी 1, इसकी जगह भी 1, बात तो यही आएगी, R बराबर रो आएगा। ठीक है, तो यहां से हम परिभाषित कर देते हैं, क्या भाई, किसी एकांक लंबाई तथा एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले तार का प्रतिरोध ही प्रतिरोधकता कहलाता है। ठीक है, चलो इसका मात्रक क्या होगा प्रतिरोधकता का? तो इसका मात्रक देखिए, यहां से स्पष्ट हो जाएगा। मात्रक बराबर, अगर आप इसका फॉर्मूला देखेंगे तो रो बराबर आएगा RA डिवाइड बाई L, यही आएगा। ठीक, तो मैं इसका अगर मात्रक बनाना चाहूं तो R प्रतिरोध का मात्रक ओम, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर और लंबाई का मात्रक होता है मीटर। ये तो कैंसिल हो गया रे देवताओं, तो ये क्या होगा? ओम मीटर आएगा। क्या ध्यान में रखिएगा, प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? ओम मीटर होता है। ठीक है, ये आप चाहें तो विमा भी निकाल सकते हैं, R की विमा निकालो और उसके बाद में A और L की सभी को पता रहती है। चलिए, ये यहां तक क्लियर हुआ। अब इसकी ताप पे निर्भरता देखो, प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता, और ये निर्भरता देखो, पहली बात तो है कि पदार्थ पे निर्भर करती है ना। तो हम अलग अलग पदार्थों के लिए इसे अलग अलग तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला देखो, चालकों के लिए, चालकों हेतु, चालक धातुओं हेतु आप कह सकते हैं। आप सभी को पता हो बच्चों, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, क्या भाई, रो इज इक्वल्स टू M डिवाइडेड बाय NE स्क्वायर 2। याद आ रहा है क्या? याद आ रहा है? ये वाला फॉर्मूला हमने ओम के नियम को जस्टिफाई करने के लिए पढ़ा था, या फिर ओम के नियम में नहीं पढ़ा है तो फिर हमने धारा को जब बताया था, I बराबर क्या, NEAVD, VD का मान रखा, I में A का भाग लगाया, वहां पर भी हमने ये फॉर्मूला निकाला है। ठीक है, अब इस फॉर्मेट को समझिए, इससे हम चालकता और प्रतिरोधकता को कैसे प्रदर्शित करेंगे।
समझना, क्वांटिटी जिसके ऊपर हमें गौर करना है वो है बच्चों टो, जिसे विश्रांति काल कहते हैं। टो को क्या बोलते हैं बच्चों? विश्रांति काल। दो क्रमागत टक्करों के मध्य लगा समय ही क्या कहलाता है? विश्रांति काल कहलाता है। अब समझिए, किसी भी चालक के लिए एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन का आवेश और ये द्रव्यमान, ये सब नियत भाग है। कुल मिलाकर के m और e तो नियत ही है, ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है और ये इलेक्ट्रॉन का आवेश, ये तो नियत ही हो गया। ये जो n है ये भी लगभग नियत ही होता है, लगभग नियत, मतलब ज्यादा परिवर्तन नहीं आता। n के मान में एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर ताप के साथ ज्यादा परिवर्तन नहीं आता है। किसमें? चालकों में। ठीक है, तो चालकों में हम देखेंगे तो इसके ऊपर तो ज्यादा कोई फर्क पड़ नहीं रहा है। फर्क ज्यादा किसके ऊपर पड़ेगा? इस टो के ऊपर। कैसे पड़ेगा वो समझाता हूं, तो समझना इस चीज को। जैसे जैसे हम तापमान को बढ़ाएंगे, है ना, जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, आप सोचिए अगर ताप को बढ़ाते हैं तो गैस को समझना, गैस क्योंकि 11th में कभी आपके पढ़ा होगा, तो गैस के जो अणु हैं उनका वेग क्या हो जाता था? किसी कंटेनर को अगर हम गर्म करते हैं तो उस कंटेनर में जो गैस होती है उनके अणुओं का वेग क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। सेम इसी तरीके से किसी चालक को जब गर्म किया जाता है तो चालक के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो है वो गैस के अणुओं की तरह व्यवहार करते हैं, तो उनका अपवाह वेग भी क्या हो जाता है बच्चों? बढ़ जाता है। उनका अपवाह चाल भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अपवाह चाल बढ़ जाने से क्या होगा भाई? अब वो बहुत तेजी से चलेंगे, बहुत तेजी से चलेंगे तो टक्कर जल्दी जल्दी करेंगे, जल्दी से टकराएंगे। पहले टक्कर करने में भाई वेग कम था तो थोड़ा सा पहुंचने में टाइम लग रहा था, अब वेग बहुत ज्यादा हो गया, ये ले बहुत जल्दी से पहुंच गया। ठीक है, तो क्या हुआ? दो टक्कर जो हो रही थी वो जल्दी जल्दी होगी, जल्दी जल्दी होगी तो समय कम लगेगा या ज्यादा लगेगा? समझना मेरी बात को। ये एक धनायन यहाँ, एक धनायन यहाँ, एक धनायन यहाँ, मेरी बात को समझिए। क्या हुआ भाई? जैसे गर्म नहीं कर रहे हैं तो वो भाई साहब वीडी चाल से T1 समय में यहां तक पहुंच रहा है। ठीक है, क्लियर है ये बात? तो अब जैसे ही हमने गर्म किया, गर्म करने से क्या हुआ बच्चों? गर्म करने से उसकी अपवाह चाल बढ़ गई, अपवाह चाल बढ़ गई, लेकिन क्या दो धनायनों के बीच की दूरी कम हुई क्या? नहीं, दूरी वही है, बस ये बढ़ गई है ना। तो क्या होगा भाई? तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। जैसे जैसे चाल बढ़ती जाएगी समय क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। तो इससे इस तक पहुंचने में, मतलब एक से दूसरी टक्कर के बीच का ये जो समय है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि चाल बढ़ गई है। ये बात ध्यान में रखना। तो हम बोलेंगे तापमान बढ़ाने पर अपवाह चाल बढ़ जाती है, अपवाह चाल बढ़ जाती है तो टक्करों की संख्या बढ़ जाती है, टक्करों की आवृत्ति बढ़ जाती है, टक्करों की आवृत्ति बढ़ जाती है। टक्करों की आवृत्ति बढ़ जाने का मतलब क्या है? ये जो T समय था, दो टक्करों के बीच का जो समय था जिसे हम विश्रांति काल बोलते हैं, वो भी क्या हो जाता है? घट जाता है। विश्रांति काल घटा, विश्रांति काल घटा तो प्रतिरोधकता ये ले बढ़ गई। बात समझ में आई क्या? रामायण पता चली कहां कहां से चल रहे हैं हम? तापमान बढ़ाया, अपवाह चाल बढ़ी, अपवाह चाल बढ़ी, इसका मतलब टक्करों की संख्या, टक्करों की आवृत्ति बढ़ी, टक्करों की आवृत्ति बढ़ी, इसका मतलब विश्रांति काल घट गया, विश्रांति काल घट गया तो प्रतिरोधकता बढ़ गई। बात समझ में आई? ये किसके लिए था? चालकों के लिए। किसके लिए? चालकों के लिए। हम कहते हैं कि चालकों का ताप बढ़ाने पर उनकी प्रतिरोधकता भी बढ़ती है। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, बात समझ में आई? चलिए, तो मैं लिख देता हूं इस चीज को। समझिए क्या होगा। हम बोलते हैं किसी चालक का ताप बढ़ाने पर
किसी चालक का ताप बढ़ाने पर उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स की अपवाह चाल बढ़ जाती है। फलस्वरूप टक्करों की आवृत्ति बढ़ जाती है एवं विश्रांति काल घट जाता है। यही कारण है कि ताप बढ़ाने पर ये देखो रो इज प्रोपोर्शनल टू 1/2 लिख देता हूं, ठीक है। ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता भी बढ़ती है, प्रतिरोधकता भी बढ़ती है। रीजन पता चल गया भाई? रीजन पता चला ना? चलो ये क्लियर हुआ। इसके बाद में एक और पॉइंट है, ये दूसरा तरीका है। ये तो यहां तक तो मेरे हिसाब से क्लियर होगा। अब दूसरे तरीके की तरफ डिस्कस करते हैं कि और क्या हो सकता है। एक फॉर्मूला जो बहुत फेमस है, ये आप बहुत बार पढ़ेंगे, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी किए जाते हैं। रो टी इज इक्वल्स टू रो नॉट 1 प्लस एल्फा टी, कैपिटल टी लिख देता हूं। एक तो ये फॉर्मूला, एक फॉर्मूला ऐसा है रो T2 इज इक्वल्स टू रो T1 1 प्लस एल्फा T2 माइनस T1, कुछ ऐसा। प्रतिरोधकता और ताप या फिर T ताप पर प्रतिरोधकता कैसे देखी जाती है, इसके दो फॉर्मूले बहुत उपयोग में लिए जाते हैं। इसी तरीके से प्रतिरोध का भी फॉर्मूला होता है। जैसे प्रतिरोधकता का है वैसे ही प्रतिरोध का भी फॉर्मूला है R0 1 प्लस एल्फा टी, और RT2 अगर मैं लिखूं तो ये हो जाएगा RT1 1 प्लस एल्फा T2 माइनस T1। ये फॉर्मूला बहुत फेमस है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल पूछ लेता है एग्जाम में। अगर आप देखोगे तो इस फॉर्मूले पे या इन एक जैसे ही तो है, या तो प्रतिरोधकता से पूछेगा, प्रतिरोध से पूछेगा, पूछ जरूर लेगा, ठीक है। हमारे एग्जाम्पल भी इन्हीं फॉर्मूला से रिलेटेड है। ये क्या बताते हैं वो समझिए, यहां पर जो फैक्टर है और जो चीजें हैं वो समझिए। ये टी ताप पर प्रतिरोधकता है तो ये 0 डिग्री टेम्परेचर पर प्रतिरोधकता है, 0 डिग्री टेम्परेचर पर, ठीक है। ये 1 प्लस एल्फा को बोलते हैं प्रतिरोध ताप गुणांक। क्या बोलते हैं इसको? प्रतिरोध ताप गुणांक बोल दो, प्रतिरोधकता ताप गुणांक बोल दो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये टी टेम्परेचर जिस पे प्रतिरोधकता देखनी। जब आप T2 की बात करते हो तो ये T2 तापमान पे प्रतिरोधकता, ये T1 तापमान पे प्रतिरोधकता, और ये 1 प्लस एल्फा T2 माइनस T1, तो तापमान पता ही चल गया, और सारी क्वांटिटी ऐसी है। ऐसे ही ये प्रतिरोध आ जाएगा, प्रतिरोधकता की जगह प्रतिरोध बोल देना तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक। मेरी बात को समझिए, यहां पर गौर करने लायक फैक्टर ये है बच्चों, एल्फा, जिसे क्या कहा जाता है? प्रतिरोधकता ताप गुणांक। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये, प्रतिरोधकता ताप गुणांक, ठीक है। अब ये क्या चीज है भाई? इसका मान जो है ना, प्रतिरोधकता ताप गुणांक का मान, कुछ पदार्थों के लिए ये पॉजिटिव होता है और कुछ पदार्थों के लिए ये नेगेटिव होता है, माइनस का होता है। जो चालक पदार्थ होते हैं ना, जैसे तांबा, चांदी, सोना, इन सभी के लिए इसका मान धनात्मक होता है, ध्यान में रखिएगा। चालकों के लिए, चालकों हेतु अल्फा का मान कैसा होता है बच्चों? धनात्मक होता है, धनात्मक होता है।
और मान कैसे देखोगे आप, इसका मान पढ़ोगे 10 की घात -4 में, 10 की घात -5 में, ऐसा मान आप इसका पढ़ोगे बच्चों। लेकिन वैल्यू कैसी आएगी, चिन्ह कैसे आएगा उसका, प्लस या माइनस। तो यहाँ पे चालकों के लिए वो कैसा होता है, प्लस का। और जिन पदार्थों के लिए अल्फा का मान प्लस का होता है, उनका तापमान बढ़ाने पर उनकी प्रतिरोधकता भी बढ़ जाती है, ध्यान में रखिएगा। उन पदार्थों के लिए ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता बढ़ती है, अर्थात चालकों का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता बढ़ती है, प्रतिरोध व प्रतिरोधकता बढ़ जाती है। बात समझ में आई? ये ध्यान में रखना, ठीक। चलो इस चीज को उतार लो, जल्दी से इस चीज को उतार लीजिए। उसके बाद में ये ऐसा फॉर्मूला है जो मिश्र धातुओं के लिए भी दिया जा सकता है, जैसे नाइक्रोम वाइक्रोम के लिए भी इसको दिया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है बच्चों, क्योंकि वो मिश्र धातुएं भी किसकी, चालकों से ही मिक्सर होकर के बनती है, ठीक है। चलो उतारो एक बार के लिए इस चीज को, जल्दी से इस चीज को उतार लीजिए। आगे फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इतना होने के बाद में ग्राफ है, और ग्राफ के बाद में नेक्स्ट पॉइंट, अर्धचालक और कुचालक पदार्थों के लिए जो प्रतिरोधकता होती है वह ताप पर कैसे निर्भर करती है, उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले ग्राफ देखें, स्क्रीनशॉट ले लिया था ना, चलो ये जो हम ग्राफ बना रहे हैं बच्चों, ये ग्राफ कम तापमान पर है। देखिए ये कुछ ऐसा, इस तरफ प्रतिरोधकता और इस तरफ टेम्परेचर, वो भी केल्विन के अंदर हम मान करके चल रहे हैं, और कम है टेम्परेचर, ज़्यादा नहीं है। तो चालकों के लिए ये ग्राफ जो है कुछ ऐसा जाता है बच्चों, ये कुछ इस तरीके से, रेखिक ग्राफ नहीं है, कम टेम्परेचर पे ये कुछ ऐसा बढ़ता हुआ जाएगा, ठीक है। थोड़े से ज़्यादा टेम्परेचर पर, ये भी ज़्यादा नहीं है, थोड़े से ज़्यादा टेम्परेचर पर, 0 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर पे ये ग्राफ थोड़ा सा रेखिक दिखाई देगा। फिर ये था किसके लिए, तांबे के लिए, कॉपर हेतु, तांबे के लिए। तांबा एक चालक है, तो आप चालक के लिए भी ऐसा बना सकते हैं कम तापमान पर, ठीक है। तो ये चालकों के लिए भी आप ये ग्राफ बना सकते हैं। लेकिन अगर मिश्र धातु की बात करूं, तो ये ग्राफ कैसा जाएगा बच्चों, ये ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, इस तरफ प्रतिरोधकता, इस तरफ टेम्परेचर, वापस से केल्विन के अंदर ही अगर हम बोल देते, ये कुछ ऐसा। अरे अभी सीधी लाइन नहीं बन रही है, आपको सीधी लाइन बनानी है, लेकिन थोड़ा सा एंगल के साथ में स्लैंट लाइन बनानी है, कुछ ऐसी, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे ये ज़्यादा परिवर्तन नहीं है। अगर ये मान 1.1 है तो शायद ये जो उच्च वाला मान है ना वो 1.2 ही है, गुणा 10 की घात -8 चल रहा है, वो बात अलग है, ठीक है। लेकिन आप गौर कीजिएगा कि ये ग्राफ की जो ढलान है ना वो ज़्यादा नहीं है, ग्राफ की ढलान कम है, ये बात ध्यान में रखिएगा, इस चीज़ को ध्यान में रखिए मिश्र धातुओं में, क्योंकि मिश्र धातुओं में तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोधकता के मान पे ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। इस चीज़ को भी हमें दिमाग में रखना पड़ेगा। डन हुआ ये? अब चलो, अब नेक्स्ट लिख लीजिए, अर्धचालकों एवं कुचालकों हेतु। अर्धचालक वैसे अपन लास्ट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, जब मॉडर्न फिजिक्स से आगे जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर जाएंगे तो वहां पढ़ेंगे। अर्धचालक का पूरा चैप्टर दे रखा है, अभी सिर्फ छोटा सा डिस्कशन है, वो पूरा कर लेते हैं। हाँ भाई देखो, अब है
अर्धचालक एवं कुचालकों हेतु, एक साथ ही, अर्धचालक एवं कुचालकों हेतु। देखो थोड़ा सा गौर करो बच्चों, यहां पर एक फॉर्मूला मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूं, वो याद रख सको तो बहुत बढ़िया, अदरवाइज जो बुक में समझा रखा है वो भी देख लीजिए। चलो पहले बुक वाला देख लीजिए, वो बहुत सिंपल है। आप सभी ने वैसे भी रो पढ़ा है, रो इज इक्वल टू क्या, m डिवाइडेड बाय n ई स्क्वायर 2, ठीक है। अर्धचालकों और कुचालक पदार्थों में क्या होता है बच्चों, वहां पर ये m और e तो वैसे भी कांस्टेंट है, ये n और τ दोनों पर प्रतिरोधकता प्रभावी रूप से निर्भर करती है, ये बात ध्यान में रखिएगा। और ये बात बिल्कुल सत्य है कि भाई तापमान बढ़ाओगे तो आवेश वाहकों का जो अपवाह चाल है वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ये बिल्कुल सत्य है। अपवाह चाल बढ़ने से विश्रांति काल कम हो जाएगा और विश्रांति काल कम होने से प्रतिरोधकता बढ़ जाएगी, ये भी सत्य है। लेकिन ये जो n है ना, ये यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है बच्चों। मुक्त आवेश वाहकों की संख्या, एकांक आयतन में उपस्थित आवेश वाहकों की संख्या, जैसे जैसे तापमान बढ़ाया जाता है ना बच्चों, अर्धचालकों में बच्चों सहसंयोजक बंध बने होते हैं। एक एग्जांपल बता रहा हूं, जैसे अर्धचालक जर्मेनियम है, गूगल के ऊपर सर्च करना, आपको जर्मेनियम कुछ ऐसा दिखाई देगा जुड़ा हुआ, एक जर्मेनियम अन्य 4 जर्मेनियम से जुड़ा हुआ होता है, और इनके बीच में ये जो बंध होता है ना बच्चों, ये सहसंयोजक बंध है। ये बंध कौन सा है, सहसंयोजक बंध है, ठीक। जैसे जैसे आप तापमान बढ़ाते हो ना, ये सहसंयोजक बंध क्या होता है, टूटना चालू होता है। पहले एक टूटेगा फिर 2 टूटेगा, ठीक है। और जैसे ही एक सहसंयोजक बंध टूटता है बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन और एक होल का निर्माण होता है, युग्म का निर्माण होता है। आप इतना नहीं समझे तो आप ये समझिए कि आवेश वाहकों का निर्माण हो जाता है। तो एक टूटा तो 2 आवेश वाहक मिल गए, आप एक ही मान लो अपने दृष्टिकोण से, आप इलेक्ट्रॉन ही मान लो, होल तो आप जब पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि अर्धचालकों में होल नाम की भी कोई चीज होती है, ठीक है। तो मैं इलेक्ट्रॉन से ही काम कर रहा हूं, है ना। तो अर्धचालक में एक बॉन्ड टूटा, एक सहसंयोजक बंध टूटा, एक इलेक्ट्रॉन मिल गया उसको। अब 2 टूटेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। और जैसे जैसे बच्चों आप तापमान बढ़ाते हो ना, ये जो इलेक्ट्रॉन जो 2 या 3 बने, इनका वेग और ज्यादा तेज हो जाता है। ये भाई साहब ये और बंधों को जल्दी जल्दी तोड़ना चालू करते हैं। तो पहले टूटा एक बंध, फिर टूटा 2, फिर टूटा 4 और फिर टूटा 100। रामायणी चेंज हो रही है, ठीक है। तो जैसे जैसे बंध टूटते जाते हैं और बहुत तेजी से टूटना चालू होते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है इसकी, चरघातांकी वृद्धि, ठीक। तो जैसे जैसे बंध टूटना जाते हैं वैसे वैसे आवेश वाहकों की संख्या में चरघातांकी रूप से वृद्धि होती जाती है। ये ले आवेश वाहक बढ़ रहे हैं, जिनसे धारा बहती है ना, उनकी संख्या क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अगर संख्या बढ़ती जाएगी आवेश वाहकों की, मतलब n का मान बहुत तेजी से बढ़ेगा, ठीक है। n का मान बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस n में वृद्धि के कारण प्रतिरोधकता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब आप बोलोगे इसके कारण तो बढ़ रही है, इसके कारण तो प्रतिरोधकता बढ़ी, इसके कारण प्रतिरोधकता घटी, तो कौन सी माने। तो हम बोलते हैं जब दोनों का मिला जुला प्रभाव देखते हैं ना, तो ये ज्यादा प्रभावी होता है, ये ज्यादा प्रभावी है। कैसे वो समझिए। लेट्स सपोज कीजिए हमने टेम्परेचर को बढ़ाया, और टेम्परेचर को बढ़ाने के बाद में ये जो विश्रांति काल है ना, पहले 2 सेकंड का था, घट करके हो गया 1 सेकंड का। ये तो आधा ही हुआ, कमी आ रही थी, कमी आई, ये आधा हुआ तो ये दुगनी हो गई, ठीक है। लेकिन जब आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे थे तो पता चला पहले मुक्त आवेश वाहक थे 10 और टेम्परेचर को बढ़ाने पर यही मुक्त आवेश वाहक हो गए 50। क्या हुआ रे, यहाँ पे 50 और आ गया, 50 आ गया तो ये 50 गुना बढ़ गई। बात समझ रहे हो। इसके कारण तो इसके कारण 50 गुना कम हो गई, ठीक है। इसके कारण तो सिर्फ 2 गुना ही बढ़ रही थी, लेकिन आवेश वाहकों के कारण 50 गुना कम हो गई है। बताओ कौन सा प्रभावी, कौन सा,
सीधी सी बात है, आवेशवाहक ज़्यादा प्रभावी हो गए, उनका पलड़ा भारी हो चुका है। बात समझ में आई? तो ये बात ध्यान में रखना। अगर हम बुक के अकॉर्डिंग ही चलें तो हम कुछ ऐसा बोलेंगे कि अर्धचालकों एवं कुचालकों के अंदर तापमान को बढ़ाने पर उनके एकांक आयतन में उपस्थित आवेशवाहकों की संख्या में वृद्धि होती है, इस कारण उनकी प्रतिरोधकता कम हो जाती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ये क्लियर है? चलिए अब इसका दूसरा फैक्टर समझिए। इसका दूसरा फैक्टर समझिए, इनके लिए प्रतिरोधकता का एक वास्तविक सूत्र दिया गया है। आपको बहुत सारी स्टैंडर्ड बुक में इनकी प्रतिरोधकता के लिए एक सूत्र मिलेगा। क्या भाई? ये कुछ ऐसा है, T तापमान पर प्रतिरोधकता बराबर रो नॉट e टू दी पावर Eg या डेल Eg डिवाइडेड बाय KT। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में बता रहा था, तो प्रतिरोधकता भी एक्सपोनेंशियल ही घटती है जैसे जैसे तापमान। ये देखो Eg तो है वर्जित ऊर्जा अंतराल, ये आप पढ़ोगे कि बोल्ट्जमान नियतांक है और T तापमान है। तो तापमान को बढ़ाओगे तो बच्चों ये जो घात है वो क्या हो जाएगी? घट जाएगी। घात घटेगी तो एक्सपोनेंशियल में घात घटेगी, चरघातांकी फलन की घात घटेगी। और जैसे जैसे घात कम होती जाती है ना, ई का मान भी क्या होता जाता है? कम होता जाता है। तो प्रतिरोधकता भी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। बात समझिए, ये यहाँ से भी बताया जाता है। ठीक है, चलिए तो उम्मीद करता हूँ दोनों तरीके से आपको समझ में आ गया। ये दोनों तरीके ही कारगर हैं, दोनों तरीके ही कारगर हैं। मैं आपको बताता हूँ कि लिखना कैसे है। चलिए तो ये थ्योरी आप लिखोगे, तापमान को बढ़ाएंगे, ठीक है, तापमान को बढ़ाएंगे तो आवेशवाहकों, थोड़ी सी स्टैंडर्ड हो जाएगी, आवेशवाहकों की संख्या में चरघातांकी ई को क्या बोलते हैं बच्चों? एक्सपोनेंशियल, चरघातांकी रूप से क्या होती है? वृद्धि होती है। आवेशवाहकों की संख्या में चरघातांकी रूप से वृद्धि होती है। कुल मिलाकर के n का मान क्या हो जा रहा है? बढ़ जा रहा है, जिसके कारण प्रतिरोधकता में चरघातांकी रूप से क्या आती है? कमी आती है। ये बात ध्यान में रखिएगा, दोनों से ही यही बात जस्टिफाई हो रही है। डन। ग्राफ देखो, ये ग्राफ वैसे कुचालकों का है, अगर आप मोस्ट किताबों में देखोगे तो कुचालकों का है, लेकिन हमारी बुक में इसको एक ही ग्राफ से दर्शा रखा है तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों के लिए एक जैसा ही बता रहा है। एक्सपोनेंशियल कमी बहुत तेजी से आएगी, इस तरीके का ग्राफ बनाया जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, है ना। बहुत तेजी से तापमान को बढ़ाने पर प्रतिरोधकता में कमी आती है। क्लियर? चलो इसका एक और फैक्टर बताता हूं, वो अल्फा याद आ रहा है क्या? प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा। अर्धचालकों और कुचालकों के लिए अल्फा का मान क्या होता है बच्चों? ऋणात्मक होता है। इसके लिए प्रतिरोध ताप गुणांक का मान क्या होता है? ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक होने के कारण तापमान बढ़ाओगे तो प्रतिरोधकता क्या हो जाएगी? घट जाएगी। ठीक है, ऋणात्मक होने का मतलब उल्टा क्रम, धनात्मक होने का मतलब सेम क्रम, है ना। तो ये बात ध्यान में रखिए, इनके लिए प्रतिरोध ताप गुणांक जो है वह ऋणात्मक होता है, अर्थात तापमान बढ़ाने पर इनकी प्रतिरोधकता घट जाती है। ठीक है, बात डन हुआ ही। चलिए इस चीज को उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम न्यूमेरिकल करना प्रारंभ करते हैं, चालू कर देते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में आ गई है। ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड था नहीं, ये पार्ट बहुत सिंपल पार्ट है। देखिए काम करना चालू करते हैं।
वो कार्बन वर्ण कोड वाला जो पॉइंट था ना, कार्बन वर्ण कोड, प्लीज इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। कार्बन कोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एग्जाम्पल नंबर 3.3 ये क्या बोल रहा है वो समझिए। ये बोल रहा है कि किसी विद्युत टोस्टर में नाइक्रोम के तापन अवयव का उपयोग होता है। ये एक डेटा भी है, बिल्कुल सही बात भी है। जो टोस्टर वोस्टर होता है ना, इनमें जो तापन अवयव होता है वो किसका होता है? नाइक्रोम का। नाइक्रोम एक मिश्र धातु है बच्चों, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। इसका गलनांक जो है वो देखा जाए तो उच्च होता है। इसलिए जब इससे एक नगण्य लघु विद्युत धारा प्रवाहित होती है, मतलब कुछ धारा प्रवाहित नहीं हो रही है ऐसा मानो, तो कक्ष ताप पर इसका प्रतिरोध जो है वह 75.3 ओम है। कक्ष ताप मतलब 27 डिग्री टेम्परेचर पर, मतलब जब तापमान कितना था? 27 डिग्री सेंटीग्रेड था। तापमान कितना? 27 डिग्री सेंटीग्रेड था। उस स्थिति में इसका जो प्रतिरोध है वो प्रतिरोध है 75.3 ओम। फिर क्या बोल रहा है? जब इस टोस्टर को 230 वोल्ट आपूर्ति से संयोजित किया जाता है, पहले तो आपूर्ति से संयोजित था नहीं, अब आप इसको संयोजित कर रहे हो, तो कुछ सेकंड में धारा 2.68 एम्पियर की स्थायी धारा में क्या हो जाती है? परिवर्तित हो जाती है। तो 230 वोल्ट पे कितनी धारा बह रही है बच्चों? 2.68 एम्पियर की धारा बह रही है। नाइक्रोम अवयव का स्थायी ताप क्या है? स्थायी ताप जब स्थायी धारा बह रही है। कुल मिलाकर के जब ये धारा 2.68 बहने लगी उस समय जो इसका तापमान था वही इसकी स्थायी धारा है। नाइक्रोम की सम्मिलित ताप परिसर में प्रतिरोध ताप गुणांक 1.7 गुणा 10 की घात -4 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड है। देखो आपको याद हो तो मैंने यही कहा था कि अल्फा का जो मान है वो कुछ ऐसा ही होता है, 10 की घात -4, 10 की घात -5, कुछ ऐसा प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। सेंटीग्रेड नीचे है कुल मिलाकर के, ठीक है, कुछ ऐसा दिया गया है। बहुत बढ़िया। एक नेक्स्ट वाला R2 नहीं दे रखा है लेकिन तापमान पूछ रखा है, इसको मैं कैपिटल T लिख देता हूं। तापमान के लिए कैपिटल T यूज कर लेते हैं अपन, ठीक। ये तापमान पूछा है लेकिन R2 का कोई अता पता नहीं है। आपको ये बस दिया हुआ है कि V का मान जो है वो 230 वोल्ट है और जब ये वोल्टेज सप्लाई दे रहे हैं तो करंट जो है वो 2.68 एम्पियर बह रही है। बताओ भाई V और I है, धारा बह रही है किसी तापमान के ऊपर, उस समय V और I दे रखा है तो R निकलेगा क्या? आंसर है R2 बराबर देखो V डिवाइडेड बाई I। V का मान कितना? 230 और उसमें भाग लगाओ 2.68 का रे बताओ कितना आएगा? कितना आएगा इसी में देख लूँ क्या? 85.8। कितना रे? 85.8 ओम। डन हुआ ये? चलो देखो अब RT2 आ गया मेरे पास में। अब हम क्या लिखेंगे वो समझिए। एक फॉर्मूला देखिए, RT2 इज इक्वल्स टू RT1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। याद आ रहा है क्या? ऐसा ही था। चलिए RT2 कितना रे? 85.8। फिर RT1 कितना? 75.3। फिर 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1, कुछ इस तरीके से। मान रख देंगे, T1 का मान रख देंगे बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब क्या कर रहे हैं, इसका भाग लगा दो, यहाँ पर भाग लगाओ 85.8। दो तरीके हैं, या तो आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, कैलकुलेशन को ही बढ़ाओगे और कुछ खास करोगे नहीं, तो ज़्यादा बेहतर तरीका यही है कि भाग लगा दो। 75.3 इज इक्वल्स टू क्या? 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। बताओ ऐसा लिख सकता हूँ क्या भाग लगाने पर? भाग अगर लगाया जाए तो देखो क्या होगा, कैलकुलेटर 85.8 में भाग लगाया गया 75.3 का, ये मान आया 1.139 बराबर 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। डन। अब देखो ये माइनस कर दो, एक माइनस करो
तो 1.139 में 1 को घटाया गया तो आप सभी को पता है कितना आएगा, और अल्फा का मान दिया हुआ है वो मैं रख लूंगा। चलिए ये आएगा 0.139 इज इक्वल टू, इसे मैं 0.14 लिख सकता हूं, जिस तरीके का है 0.14 लिख सकता हूं। अल्फा देखिए, अल्फा 1.7 इंटू 10⁻⁻⁴ T2 ज्ञात करना है, T1 का मान है 27 डिग्री। क्या होगा, इसका भाग लगाओ तो ये होगा 0.139 भाग 1.7 गुणा 10⁻⁻⁴ बराबर T2 माइनस 27। ठीक है, मैं ये भाग लगा करके देखता हूँ, ये आएगा 0.139 भाग 1.7, जो मान आ रहा है मेरे सामने वो है 0.0817। ठीक है, और आगे भी संख्या आ रही है उसे छोड़ देता हूँ, और ये 10 की घात कहाँ गया, ऊपर की ओर गया तो ये 4 हो गया। इज इक्वल्स टू कितना बच्चों, T2 माइनस 27। सॉल्व करो रे, कितना आया, 817 आया क्या, 817 बराबर T2 माइनस 27, तो T2 का मान कितना हो गया रे, 817 में जोड़ दो कितना, 27। ठीक है, 817 में 27 जोड़ दो, 7 7 14, ऊपर लगी 1 3 4 और 844 डिग्री सेंटीग्रेड, 844 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, बात समझ में आई। काम करने का तरीका बच्चों बहुत सिंपल है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा सिंपल है, बस फॉर्मूला ध्यान में रख लो, फॉर्मूला पता है, मान रखो, काम खत्म। कैलकुलेशन मैथमेटिक्स आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक, चलिए आगे देखते हैं, आगे वाला न्यूमेरिकल देखिए। ये आंसर अपना आ रहा है 844 और इनका आ रहा है, हाँ ये हो सकता है, संभव है, बताओ क्यों संभव है, क्योंकि ये यहाँ पर ये जो ये कैलकुलेशन करेंगे ना बच्चों, इस कैलकुलेशन में इनके कुछ और इशू हो सकता है, अपने कुछ और आ रहा है। ये जब जोड़वा के गुणा भाग कर रहे हैं तो पॉइंटों में अपन थोड़ा ज़्यादा प्रिसाइज हो गए हैं, और कुछ नहीं है ना। चलिए, तो ये सवाल यहाँ पर कंप्लीट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट देखिए क्या है, प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी के प्लेटिनम के तार का प्रतिरोध हिमांक पर 5 ओम, हिमांक का मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड, हिमांक और भापांक ये चीजें ध्यान में रखिए। हिमांक बोला जाता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड को, और भापांक बोला जाता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड को। ये अपने दिमाग में रख लीजिए बच्चों, इस चीज को अपने दिमाग में सदैव रखें। और भाप बिंदु पर 5.23 ओम है। जब तापमापी को किसी तप्त ऊष्मक से प्रविष्ट कराया जाए तो प्लेटिनम के तार का प्रतिरोध 5.795 हो जाता है। ऊष्मक का ताप परिकलित कीजिए। लो देवताओं, अगर सवाल देखोगे तो 3 प्रतिरोध हैं इसमें, दिख रहा है क्या, कितने प्रतिरोध हैं, 3 प्रतिरोध। अब अगर 3 प्रतिरोध हैं तो कैसे काम करेंगे, और एक बार सवाल को अच्छे से देखो, आपको पता चलेगा एक डेटा मिसिंग है। एक डेटा जो होना चाहिए वो हमारे पास में है ही नहीं। अल्फा प्रतिरोध ताप गुणांक इस सवाल में दिया ही नहीं गया है। तो हमारे इस सवाल के अंदर जो पूछा है वो तो है ही, एक डेटा हमें खुद को भी निकालना पड़ेगा, प्रतिरोध ताप गुणांक। ठीक है, चलो काम करना बताता हूं किस तरीके से। पहली वाली लाइन समझ लीजिए, पहली वाली लाइन से ही एक डेटा निकलेगा। सॉल्यूशन देखिए 3.4 का क्या बोल रहा है, प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी में प्लेटिनम के तार का प्रतिरोध हिमांक पर, मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है, हिमांक मतलब टेम्परेचर में मान लेता हूं T1, वो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और इस पे आप मान लीजिए प्रतिरोध का मान R1, और वो कितना दिया हुआ है, 5 ओम दिया हुआ है। ठीक है, और भाप बिंदु पर, भाप बिंदु T2 मान लो इस केस में, वो कितना हो जाएगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। R2 का मान कितना है, 5.23 ओम है। इस डेटा से ही हम अल्फा का मान निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे वो देखिए, आप सभी को पता होगा R2 इज इक्वल्स टू R1, फिर 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1, ऐसे लिखते हैं। ये RT2 और ये RT1 लिख देना,
कहीं कोई दिक्कत नहीं। R2 का मान कितना रे 5.23 इज इक्वल्स टू R1 का मान कितना 5, 1 प्लस एल्फा पता नहीं है, T2 का मान है कितना 100 और T1 का मान है 0। ऐसा ही हुआ क्या? यही हुआ। आप इसको इससे भी सॉल्व कर सकते थे, RT इज इक्वल्स टू R0 1 प्लस एल्फा टी से, इससे भी यही आता। चलो भाग लगाओ 5 का, 5.23 में 5 का भाग लगाया और 1 प्लस एल्फा इंटू 100 लिख देते हैं। सॉल्व करो रे, 5 एकम 5, फिर 0 लगा दूँ क्या, 5 चौके 20, नहीं 0 लगाने की आवश्यकता है, हाँ दोनों को यूज़ करेंगे, हाँ 5 चौके 20 और 5 छः 30, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1 प्लस एल्फा इंटू 100। चलो एक घटाओ, एक घटाने से कितना आएगा 0.046 आ जाएगा क्या, इज इक्वल्स टू एल्फा इंटू 100, यही होगा। चलो एल्फा का भाग लगाओ, तो एल्फा इज इक्वल्स टू, इसको मैं क्या लिखूं 4.6 गुणा 10 की घात माइनस 2 और उसमें 100 का भाग और लग रहा है, ये लो देता हूँ, ये हो गया 4.6 गुणा 10 की घात माइनस 4 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। एल्फा का मान 4.6 गुणा 10 की घात माइनस 4 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, इसे मैं ऊपर लिख देता हूं। तो एल्फा का फाइनल वैल्यू जो हमें मिल गया है वो कुछ इतना है। डन हुआ। अब नेक्स्ट केस सेकंड, जिससे हम काम करेंगे क्या भैया, जब आप उस तापमापी को ताप उष्पक में प्रवेश करवाते हैं तो फिर ये जो प्लेटिनम का तार है उसका प्रतिरोध कितना हो जाता है 5.795। तो हमने बोला इस केस के लिए भी हम यही यूज करेंगे। T1 का मान कितना बच्चों 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। T2 का मान पता नहीं है, लेकिन मेरे को T1 के ऊपर प्रतिरोध का मान पता है कितना 5 ओम, और R2 के ऊपर प्रतिरोध कितना है दिया हुआ है, देखो उस टेम्परेचर पे 5.795 ओम। क्लियर है? बताओ T2 निकलेगा नहीं निकलेगा? अल्फा पता है हमें, पता है। चलिए काम कैसे करेंगे रे, R2 बराबर, प्रतिरोध के लिए तो काम कर रहा है ना वो, हाँ R2 बराबर R1 1 प्लस एल्फा T2 माइनस T1, कुछ ऐसा। वही R2 का मान कितना है 5.795 बराबर 5, 1 प्लस एल्फा का मान बाद में रख देंगे, T2 माइनस T1 देखो क्या होगा, T2 ही रह जाएगा क्या, T1 तो 0 है। चलिए भाग लगाओ, तो ये कितना आएगा 1, 5 एकम 5, 2 इधर रह गए, 5 25, 4 इधर रह गए 45, 1 प्लस एल्फा और T2, ठीक है। चलिए एक घटाओ, इधर एक घटाओगे तो कितना आएगा 0.159 बराबर एल्फा T2। तो बताओ T2 बराबर क्या आ जाएगा 0.159 डिवाइड बाय अल्फा। अल्फा का मान ये रहा, मान रखो, सॉल्व करो, जो भी मान आए डिग्री सेंटीग्रेड लगा दीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से ये सॉल्व किया जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। आपकी बुक में तरीका दूसरा दिया हुआ है, उसमें समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग लगा के कर रहा है, वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। लेकिन मैं बोलूँगा यहाँ से कर लो, कम से कम आपको चीज़ें थोड़ा सा लंबा बैठेगा, लेकिन सिंपल है ना। हमने सवाल को पढ़ा, हमने डेटा को समझा, क्या नहीं था वो निकाला और उसके बाद में उसको सॉल्व कर दिया, ठीक है। ये तरीका बहुत सिंपल रहता है। चलिए आज के लिए बच्चों इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, न्यूमेरिकल्स आपके क्लियर हो गए होंगे। चलिए वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और हो सके तो शेयर भी कीजिए। हैव अ गुड डे, टेक केयर।